हेलो एवरीवन, मैं सुजय शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा रेमन इंटीग्रल। आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में बाउंडेड फंक्शंस के क्वेश्चन, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा और पिछला लेक्चर देख के वाला लेक्चर देखिएगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर सके। लिखिए आज का पहला क्वेश्चन, डिफाइन फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टू द पावर आर माइनस 1 when 1 upon a to the power r is less than equals to x, which is less than equals to 1 upon a to the power r minus 1। यहाँ पे सिर्फ लेस देन का सिंबल है, इक्वल्स टू का नहीं। 1 upon a to the power r is less than x, which is less than equals to 1 upon a to the power r minus 1। जहां पे r की वैल्यू 1 2 3 कहां तक जा सकती है, अप टू इंफिनिटी। एंड आपको दिया हुआ है f of 0 equals to 0, show that f is r integrable on close interval 0 से लेके 1 and evaluate इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f of x into dx। सेम टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करते थे हम लोग, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है मेरे को, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना, 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 कब, when 1 upon a का पावर r is less than x which is less than equal to 1 upon a का पावर r minus 1, जहां पे r की वैल्यू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जा सकती है। f of 0 इक्वल है 0 से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। फिर क्या करते थे, अब यहाँ पे n के जगह क्वेश्चन में बस कौन है, r है, बाकी और कुछ भी चेंज है क्या, नहीं। तो r की पहली वैल्यू रखो, क्या है 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएंगी 1 अपॉन ए टू द पावर, क्या है आंसर, r माइनस 1। r की जगह मैंने क्या रखा 1, 1 माइनस 1 क्या आता, a का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0, आंसर क्या आता 1। तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख सकता, क्या लिख सकता, इजी है। कब, व्हेन इंटरवल क्या हो जाएगा आपके लिए, r की जगह डालो 1 तो आएगा 1 अपॉन a इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल्स टू, r के जगह डालो 1 1 माइनस 1 0, a का पावर 0 1 हो जाएगा तो इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। ऐसा किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, अला फंक्शन को थोड़ा सा पीछे लेके चलते ताकि बार बार पीछे आने की जरूरत ना पड़े। आएगा, चलिए अब r की जगह रखो 2 तो आएगा 2 माइनस 1, आंसर आएगा 1। तो आएगा a 1 अपॉन a का पावर 1 कब, व्हेन r के जगह 1 रखना है तो आएगा 1 अपॉन, सॉरी r के जगह रखना है 2 क्योंकि 2 माइनस 1 हुआ था यहाँ पे, तो आएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर 2 माइनस 1 तो हो जाएगा a का पावर 1 आएगा। फिर r के जगह रखेंगे 3, रखिए तो आएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 तो आएगा a का स्क्वायर, व्हेन 1 अपॉन a का क्यूब इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन a का स्क्वायर। समझा ना, जहां जहां r था उसकी जगह 3 रखा तो 3 माइनस 1 हो गया 2, a का क्यूब 3 माइनस 1 हो गया a का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसा आते जाएगा कब तक, जब तक आपको ये r टर्म नहीं मिलती। क्या रहेगा 1 अपॉन a का पावर r माइनस 1 कब, when 1 अपॉन a का पावर r इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर r माइनस 1, और इसका आंसर आता है 0 कब, when x की वैल्यू आप ले लेते हैं 0। दिया हुआ है ये भी आपको कि इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा कब, जब आप x की वैल्यू लेंगे 0। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास
1 आ रही, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही मेरे पास 0 आ रही, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका बाउंडेड फंक्शन हो गया। आपको यहाँ पे हर एक वैल्यू आपकी फाइंड आउट आप कर सकते हैं, समझा पक्के में। तो आपका फंक्शन कैसा है बाउंडेड है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पे हो रहा, देखो 1 से लेके 1/a तक किसकी वैल्यू है 1। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करते रहता तो मेरे को यहां तक पेन उठाने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही 1/a पे पहुंचे इसका आंसर क्या आ गया 1/a, यानी वाले पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर उसके बाद 1/a से 1/a² तक सेम वैल्यू चल रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे ही 1/a² पे पहुंचे आंसर क्या आ गया 1/a², तो फिर से आंसर डिसकंटिन्यूअस हो गया। जहां पे भी वैल्यू चेंज हो जाए वहां पे फंक्शन कैसा हो जाता है डिसकंटिन्यूअस, यानी 1/a पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 1/a² पे हुआ, 1/a³ में हुआ, और आखिर होगा 1/a के पावर r पे भी ये कैसा होने वाला है डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। इवन 0 पे भी कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे आप 0 पे पहुंचोगे यहाँ पे 1/a का पावर r-1 था, उसके बाद अगला आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो फंक्शन 0 पे भी कैसा है डिसकंटिन्यूअस। इससे पहले वाले फंक्शन भी 0 पे भी कैसे हो रहे थे डिसकंटिन्यूअस हो रहे थे, अगर आपको याद होगा। यहाँ पे भी देखो 1/n आंसर था ये वाले रेंज पे, लेकिन जैसे आप 0 पे पहुंचे आंसर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी आंसर चेंज हुआ करके यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं f of x is bounded 0 से लेके 1 and discontinuous at infinite number of point x equals to 1/2, 1/3, 1/4 and so on। मैंने यहाँ पे 0 मेंशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू कहां तक जा रही इंफिनिटी तक, तो 1/∞ क्या होता है 0। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप चाहो तो यहाँ पे शुरुआत में ही 0 भी लिख दो, समझा। हमने 0 क्या लॉजिक लगा के नहीं लिखा था, लेकिन आप चाहो तो आप 0 से शुरुआत कर सकते हो कि पहला पॉइंट 0 लिख दो और फिर 1/2, 1/3, तो सेफ रहोगे। क्योंकि हम जैसा लॉजिक लेके चल रहे हैं वैसा ही इन्विजिलेटर भी सोचे जरूरी है क्या, नहीं। तो हम चाहे तो यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं कि देखो आपका फंक्शन हर एक पॉइंट पे 1 था, फिर 1/2 जहां पे हुआ वहां पे डिसकंटिन्यूअस, फिर 1/2 का स्क्वायर कौन से पॉइंट से हुआ 1/2 के क्यूब पे, तो ये भी हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो हर एक पॉइंट पे हम कैसा लेके चल रहे हैं इसको डिसकंटिन्यूअस। फिर ये फंक्शन की वैल्यू 0 कहां पे आ गई 0 पे, तो एट पॉइंट 0 भी ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती, ऐसा पॉइंट डाल के छोड़ देना, क्योंकि आपने क्या लिखे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, तो आखिरी पॉइंट मत ही लिखो यहाँ पे, ऐसा पॉइंट डाल के छोड़ दो और लगे तो शुरुआत कर लेना 0 से। क्योंकि 1/2 का पावर n, अगर n इंफिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ कितना आ जाएगा आंसर 0 आएगा। लेकिन अपन ऐसा सामने वाले की समझदारी पे भरोसा करें ऐसा हमेशा जरूरी है क्या, नहीं। तो हम पहले ही 0 भी यहाँ पे लिख देंगे, दिखा देंगे कि पॉइंट 0 पे भी कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। समझा पक्के में क्या कहना चाहता हूं मैं, समझ रहा है ना पक्के में। चलिए तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमारा शुरू था। आ रहा है पहला फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे, क्योंकि हमको यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या दी हुई है 1 से लेके कहां पे खत्म होंगी ये दी हुई है क्या, नहीं। यानी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये कैसा होते जा रहा है डिसकंटिन्यूअस होते जा रहा है, हो रहा है। तो आप लिखेंगे हियर the function f of x is bounded on close interval 0 से लेके 1 है ना, on close interval 0 से लेके 1 and is discontinuous at infinite number of points। कौन कौन से x इक्वल टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि 0 पे आंसर क्या है 0 है। 1/a पे भी डिसकंटिन्यूअस रहेगा, जहां पे भी वैल्यू चेंज हुई वहां पे कैसा हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। देखो 1/a तक 1 से 1/a तक वैल्यू थी 1, लेकिन जैसे ही 1/a से इक्वल हुआ वैसे ही आंसर आ गया 1/a, यानी 1/a पे डिसकंटिन्यूटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगला डिसकंटिन्यूटी 1/a², 1/a³, ऐसे हर एक पॉइंट पे कैसा आ रहा है डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर कभी भी आपका क्वेश्चन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ जाए
तो अगर आपको उसको रेमन इंटीग्रेबल दिखाना तो क्या दिखाना पड़ेगा, उसके फाइनाइट लिमिट पॉइंट है। क्या दिखाना पड़ेगा, उसके फाइनाइट लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट कैसे लगाते हैं, आप लगाते लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो nth टर्म पे लगा सकते। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, r है, तो आप लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो nth टर्म पे। nth टर्म ये है, इस पे अगर मैं लगाऊंगा r टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 होगा इन्फिनिटी। किसी भी नंबर का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी। आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हम लिखेंगे बट द गिवन फंक्शन, फिर गिवन set of points of discontinuity has finite limit point that is 0। कौन सा लिमिट पॉइंट है यहाँ पे, फाइनाइट लिमिट पॉइंट है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, the set of point of discontinuity has limit point 0 that is finite, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझा। तो आपका एक ऐसा सेट, एक ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड हो और साथ साथ उसके फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो, तो आप इसको कैसा बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं रेमन इंटीग्रेबल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर the given function f is r इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। समझा, इजी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कल जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया आज भी वैसे ही करना है, बस आपके फंक्शन चेंज हो रहे हैं, सॉल्व करने की मेथड चेंज हो रही है क्या, नहीं, सेम मेथड लग रहा है, सेम कंसेप्ट लग रहा है, बस आपको आपका दिमाग अच्छे से यहाँ पे ऑपरेट करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f of x इंटू dx की। मैं 0 से 1 डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकता क्या, नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसकी rth टर्म से पहले टर्म तक जाने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन a टू द पावर r। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैं ये फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा 1 अपॉन a टू द पावर r से लेके 1 तक, f ऑफ x इंटू dx। क्यों, ये rth टर्म है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। तो चलो rth टर्म से फर्स्ट टर्म तक पहुंचना है, तो मैं क्या कर सकता, इसको टुकड़ों में तोड़ सकता। मैं यहाँ पे जितने इंटरवल बनाया सबको मेंशन कर सकता हूं। तो मैं इसी को क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1 से 1 अपॉन a का पावर r तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 से कहां तक पहुंचूंगा, 1 अपॉन a तक पहुंचूंगा, फिर 1 अपॉन a से 1 अपॉन a स्क्वायर तक पहुंचूंगा, फिर 1 अपॉन a स्क्वायर से 1 अपॉन a क्यूब तक पहुंचूंगा। ऐसा करते जाऊंगा कब तक, जब तक मैं मेरे फाइनल पॉइंट मतलब 1 अपॉन a के पावर r से लेके 1 अपॉन a के पावर r माइनस 1 तक नहीं पहुंचता है ना। तो देखो मैं कहां से कहां तक पहुंच गया, 1 से 1 अपॉन a के पावर r तक पहुंच गया। कैसे लगाते हैं लॉजिक, याद है ना। आप बीच में इतने स्टॉप्स ले सकते हैं जितने आपको जरूरत हो, बट वाले नंबर इससे छोटे होने चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर मेरे को a से b जाना है तो मैं a से c जाके c से b भी जा सकता हूं। बस यहाँ पे c जो है वो a और b के बीच में आना चाहिए। याद है सब लोगों को। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, तो आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन a से लेके 1। f ऑफ x की वैल्यू 1 अपॉन a से लेके 1 के लिए क्या है, 1, तो आ गया 1 इंटू dx। फिर 1 अपॉन a से 1 अपॉन a के स्क्वायर के लिए, 1 अपॉन a से 1 अपॉन a स्क्वायर के लिए क्या है वैल्यू, 1 अपॉन a, तो आ गया 1 अपॉन a इंटू dx प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन a क्यूब। इसके लिए क्या है, 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू dx है ऐसा।
ऐसा चलते जा रहा है और लास्ट वैल्यू 1 अपॉन ए के पावर आर से लेके 1 अपॉन ए के पावर आर माइनस 1 के लिए क्या है वैल्यू 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बताओ 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर निकाले कोई मतलब है क्या? नहीं। 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1 अपॉन ए से लेके 1 अपॉन ए कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1 अपॉन ए स्क्वायर से लेके 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1 अपॉन ए क्यूब से लेके 1 अपॉन ए का स्क्वायर। ऐसा चलते जा रहा है। यहाँ पे 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1 अपॉन ए के पावर आर से लेके 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1। फिर क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए जैसा था वैसा अपर लिमिट 1 अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस फिर से 1 अपॉन ए स्क्वायर जैसा था वैसा अपर लिमिट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन ए का क्यूब। ऐसा चलते जा रहा है। यहाँ पे एंड में क्या आएगा? 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 अपर लिमिट 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन ए का पावर आर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी 1 अपॉन ए है, यहाँ पे उसका स्क्वायर कॉमन निकाल सकता, यहाँ पे 1 अपॉन ए का स्क्वायर है, यहाँ पे उसका क्यूब, तो ए स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल सकता। तो चलिए यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन ए जैसा था वैसा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो मेरी पहली टर्म क्या बनी है 1 माइनस 1 अपॉन ए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या होगा ए का पावर 0 होगा। तो आप देखो यहाँ पे दोनों पावर के बीच में फर्क कितने का दिख रहा है? मेरे को 1 का दिख रहा है। तो मेरे को एक चीज मालूम है, अगर मैंने यहाँ से a को कॉमन निकाल लिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से a को कॉमन निकाला, देखो 1 अपॉन ए पहले से था, मैंने और 1 अपॉन ए को निकाल लिया कॉमन, तो पूरा 1 अपॉन ए बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर में से 1 अपॉन ए बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस ए बचेगा। समझा यहाँ तक? सेम चीज देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर पहले से था, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए का क्यूब है, तो यहाँ से मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर को निकाल लेता हूँ कॉमन, पूरा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकला तो 1 माइनस ए क्यूब में से ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचेगा 1 माइनस ए। ऐसा चलते जा रहा। यहाँ पे भी देखो ए का पावर आर माइनस 1 है, यानी आर से एक कम है, तो मैं यहाँ से 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 पहले से था, मेरे पास था आर का पावर 1 पहले से था, फिर 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 मैंने अंदर से भी बाहर निकाल लिया, पूरा 1 अपॉन ए का पावर आर माइनस 1 निकाल लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन आर में से आर माइनस 1 निकाल लिया तो सिर्फ ए बचेगा। ये करने से फायदा क्या हुआ दिख रहा है आप लोगों को? देखिए यहाँ पे भी आपको 1 माइनस 1 अपॉन ए 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 जितनी टर्म्स रहेंगी सब में दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आप यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन ए को कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहली टर्म से इसको कॉमन निकाल तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए, क्या बचा 1 अपॉन ए का स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर तो बचा 1 अपॉन ए का पावर 4 एंड सो ऑन। और लास्ट वैल्यू क्या बची आपके पास 1 अपॉन ए का पावर 2r माइनस 1। तो मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? ए के पावर 4 को मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता, तो ये आ जाएगा ए के पावर 2 का पावर r माइनस 1। समझे क्या लिखा? 1 अपॉन ए टू द पावर आर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए टू द पावर आर माइनस 1, क्या मिलेगा 1 अपॉन ए टू द पावर आर माइनस 1 का स्क्वायर। आर माइनस 1 का स्क्वायर लिखूं चाहे ए स्क्वायर का पावर आर माइनस 1 लिखूं, फर्क पड़ता क्या? नहीं। ए के पावर m का पावर n लिखूं चाहे ए के पावर n का पावर m लिखूं, दोनों का आंसर सेम आता है। क्यों लिख रहा मैं इसको ऐसा?
क्यों लिख रहा हूं, समझ रहा है? अरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं। यहां पे पहली टर्म है 1, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/a² से तो मिली नेक्स्ट टर्म, उसको फिर से 1/a² से मल्टीप्लाई किया तो मिली नेक्स्ट टर्म। अगली वैल्यू क्या आएंगी, a² का क्यूब आएंगी, है ना। यहाँ पे a² का पावर 1 था, a² का पावर 2 आया, फिर a² का पावर 3 आएगा। आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप 1/a² से पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल रही है, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। और ये क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो चलो a से क्रॉस करो, a1 जार a -1/a इंटू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1। और अगर आप लोगों को याद हो कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर इस फॉर्म में रहती a प्लस ar अप टू n टर्म्स, ऐसी अगर आपके पास होती है तो इसका आंसर क्या लेते हैं आप लोग, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a² का कोई भी टर्म नहीं, यानी a² का पावर है 0, और लास्ट टर्म में a² का पावर है r माइनस 1। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, यहाँ पे r टर्म्स हो गई। हुई पहली टर्म का पावर 0, दूसरी टर्म का पावर 1, तीसरी टर्म का पावर 2, a² का पावर देखना है, ठीक है। और लास्ट टर्म जो rth टर्म है उसका पावर r माइनस 1, दिख रहा ना। यहाँ पे 1 है तो पावर में 0, यहाँ पे 2 है तो पावर में 1, यहाँ पे 3 है तो पावर में 2, तो यहाँ पे जब r रहेगा तो पावर में r माइनस 1। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई है, r टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हो गई, r टर्म्स हो गई। हो गई, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, a, यानी फर्स्ट टर्म। क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरी 1, तो आएगा 1 इंटू 1 माइनस, जो रेशियो मल्टीप्लाई करके आंसर मिल रहा है, कौन सा रेशियो मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/a² का पावर n लेना पड़ता है। कितनी टर्म्स है यहाँ पे, r टर्म, तो आ गया पावर r अपॉन 1 माइनस r। r मतलब जो टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/a²। यहाँ पे हार्ड क्या है, आपको फॉर्मूला a, r और n के टर्म्स में दिया हुआ है, और r से आप जनरली क्या डिनोट करते हैं, r से आप डिनोट करते हैं वो कॉमन रेशियो जो मल्टीप्लाई करके आपको टर्म मिलती है। बट यहाँ से r पे हमने क्या डिनोट किया है, पावर, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लिखने में हो सकता है, पर आपको कंसेप्ट मालूम है ना, कंसेप्ट मालूम है फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सी, a प्लस ar+ar² अप टू n टर्म्स, ऐसा लिख लो। चाहे आप इसी को लिख सकते हो ar का पावर n, जो आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है, वो क्या होता है, a यानी फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर, मतलब जो कॉमन रेशियो है का पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर आएगा। तो आप अगर ये फॉर्मूले से कंपेयर करो तो यहाँ पे a की जगह क्या वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है 1, r क्या होता है, कॉमन रेशियो जो मल्टीप्लाई करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है वो क्या है, 1/a², और n होता है लास्ट टर्म में पावर, तो यहाँ पे लास्ट टर्म में पावर है r माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a यानी 1 इंटू 1 माइनस r की जगह क्या है 1/a² का पावर n, सॉरी मैंने r माइनस 1 लिखा, क्या यहाँ पे n आता है, यहाँ पे आखिरी वाली टर्म जो होती है ना उसका पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r का पावर कुछ भी नहीं है तो r का पावर क्या रहूंगा 0, तो जो nth टर्म रहेंगे यहाँ पे क्या आता है n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह क्या है r है, तो यहाँ पे आएगा r 1/a का स्क्वायर। समझा पक्के में। यहाँ पे फॉर्मूले में एंड में n आता है क्या, नहीं आता है a r का पावर n माइनस 1। क्यों, पहली टर्म में r का पावर 0, दूसरी टर्म में r का पावर 1, तीसरी टर्म में r का पावर 2, तो r का पावर हमेशा नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है, तो nth टर्म में r का पावर आएगा n माइनस 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए बताइए अब क्या करेंगे इसको, a -1/a जैसा था वैसा,
यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का पावर आर जैसा है वैसा डिवाइड बाय ए स्क्वायर होगा क्रॉस तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू, a माइनस 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या रहता एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस 1 एक्स माइनस वाई यानी ए माइनस 1, या तो ऐसा याद रखना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए का पावर 2 आर आएगा, क्योंकि 1 का पावर कोई भी ले लो हमेशा आंसर आता है 1 और ए स्क्वायर का पावर आर आएगा तो ए का पावर 2 आर। कुछ कट रहा है ए माइनस 1 कैंसिल, ए और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो ये काय की वैल्यू आई आपकी इंटीग्रेशन की, कहां से कहां तक का 1 अपॉन ए के पावर आर से 1 तक का, तो 1 अपॉन ए के पावर आर से 1 तक का एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर क्या आया ए अपॉन ए प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 2 आर आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, लेकिन मेरे को ये वाला आंसर निकालने के लिए बोला क्या उसने, नहीं, मेरे को तो उसने बोला कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके 1 तक, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन अगर मेरे को जाना है 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो मेरे को बस लगा देना है लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी। क्यों, यहाँ पे आर कहां तक जा सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब आर जा सकता है इंफिनिटी तक जा सकता है, तो मैंने लिख दिया लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी, लिख दिया किस पे 1 अपॉन ए के पावर आर से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखो जैसे आर की जगह मैं इंफिनिटी डालूंगा तो 1 अपॉन ए का पावर इंफिनिटी, किसी भी नंबर का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या आएगा आंसर 0, तो इंटीग्रेशन लग गया 0 से लेके 1 तक आ गया, तो क्या आएगा लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी। क्या आई थी हमारी फंक्शन की वैल्यू, ये था हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू, आएगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ए अपॉन ए प्लस 1 कॉन्स्टेंट आ गया, लिमिट के बाद 1 पे लिमिट लेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 2 इंटू आर, आर की वैल्यू है इंफिनिटी, 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, ए का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर आ जाएगा 0। तो क्या है आंसर ए अपॉन ए प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, पेपर में आया तो सही करके आएंगे, वहां पे मास्टर की नाक तो नहीं कटाएंगे, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, क्वेश्चंस आसान है, बस आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझना है, वही एक कंसेप्ट को बार बार घुमा घुमा के लगाते जाना है, क्वेश्चन के हिसाब से कंसेप्ट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज करना और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझाऊंगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है डिफाइन एफ ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 का पावर आर -1 when 1 upon r plus 1 is less than x, which is less than equals to 1 upon r, where r जा सकता है 1 2 3 up to infinity, और f of 0 दिया हुआ है 0, show that f is r integrable and evaluate इंटीग्रल 0 से लेके 1 f of x इंटू dx। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर
ये क्वेश्चन एज इट इज। Here f is defined on क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एस एस। तो चलो क्या आएगा हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू, देयरफॉर f ऑफ x की पहली वैल्यू कैसे निकालेंगे, r के जगह 1 रखो तो आएगा -1 का पावर 1 -1, 1 -1 हो जाएगा 0, -1 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0, क्या आता है आंसर 1। कब, when आपने r के जगह रखा है 1 तो आएगा 1 अपॉन r प्लस 1, 1 प्लस 1 2 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ जाएगा 1। r की नेक्स्ट वैल्यू रखो 2 तो आएगा -1 का पावर 2 -1 हो जाएगा 1, -1 का पावर 1 आंसर आएगा -1। when r के जगह 2 रखना 2 प्लस 1 1 अपॉन 3 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 आएगा। फिर नेक्स्ट 3 डालो तो मिलेगा -1 का पावर 3 -1 3 -1 2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। when 3 डालो यहाँ पे 3 प्लस 1 4 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 3, ऐसा चलते जाएंगे कब तक, rth टर्म तक, क्योंकि यहाँ पे फिर से n नहीं है r है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर r में लिखना था, -1 का पावर r -1 कब, when 1 upon r plus 1 is less than x which is less than equals to 1 upon r। ये और चलते जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0 कब, when x equals to 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप देखो, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते जाओ, ठीक है, r की कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको आंसर क्या मिल रहा है, या तो 1 या तो -1 या तो 0। इसको छोड़ के और कोई आंसर मिल सकता क्या, नहीं मिल सकता। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, सबसे बड़ी सबसे छोटी सब वैल्यूज मेरे को मालूम है, तो आप लिखेंगे हियर f of x is बाउंडेड फंक्शन है एंड इट इज discontinuous at and it is discontinuous at infinite number of points, that is at x equals to infinite number of point पे discontinuous क्यों है, देखो 1 से लेके 1/2 तक आंसर आ रहा है 1, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 1/2 पे पहुंचे आंसर क्या हो गया -1, तो 1 से -1 में जाने के लिए मेरे को मेरा पेन उठाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पेन उठाना पड़ा डायग्राम ड्रॉ करने को, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, समझा। या तो ऐसा याद रखो 1/2 जब का x 1/2 से बड़ा है यानी 1/2 पॉजिटिव, आंसर है 1, 1/2 नेगेटिव, आंसर है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या, नहीं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, नहीं, तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है 1/2 1/3 1/4, ये पूरे नंबर्स पे साथ साथ 1 है -1 है 1 है -1 है आंसर। फिर एकदम से क्या आ गया 0, फिर से 1 या -1 से 0 पे जाने के लिए मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो 0 1/2 1/3 हर एक पॉइंट पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। 0 1/2 1/3 ऐसे हर एक पॉइंट पे कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। देख रहे हैं सेम टेम्पलेट चल रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है क्या इसमें, नहीं, बस फंक्शन चेंज हो रहा है, बाकी आंसर लिखने का तरीका लहजा सब सेम है। बट द गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity but the given set of point of discontinuity has limit point। बताओ ये सेट का लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 0, दैट इज फाइनाइट आ रहा है। देखो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है फंक्शन, 0 पे 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, तो पकड़ लो 1/n तक जा रहा होगा, n के जगह डाल दो इंफिनिटी 1/∞, आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ में आया, तो आपको समझ में आ रहा है, हम लोग यहाँ पे बार बार क्या लिख रहे हैं, द गिवन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ
डिसकंटिन्यूटी हैज लिमिट पॉइंट। तो आपको किसका लिमिट पॉइंट देखना है, यहाँ पे जो फंक्शंस के नंबर आ रहे, देख रहे हैं हमारा सबका लिमिट पॉइंट की वैल्यू 0 ही आ रही है। यहाँ पे भी देखो, द गिवन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज फाइनाइट लिमिट पॉइंट, कितना 0, क्योंकि n के जगह कोई भी वैल्यू, r के जगह कोई भी वैल्यू डालो, है ना। यहाँ पे 1 अपॉन a का पावर 1 था, a का पावर 2 था, a का पावर 3 था, a का पावर r आया होगा, r के जगह इंफिनिटी डालो, a का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर आया 0। तो आपको डिसकंटिन्यूटी किसकी चेक करना है, समझ में आ रहा ना, सेट ऑफ पॉइंट्स की जो डिसकंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पे भी देखो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा आ रहा है, 1/n, 1/r, जो भी वेरिएबल यूज किया होगा उसके टर्म्स में, इसके जगह डालना पड़ता है इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी, लिमिट पॉइंट क्या आया, 0 आया। समझा पक्के में? मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर आप ये फंक्शन का देखोगे, ये फंक्शन को देखो, ये फंक्शन में 1 आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इस फंक्शन के लिए लिमिट पॉइंट क्या है, 1 और -1। क्यों? लिमिट पॉइंट वो रहता है जिसपे ज्यादातर वैल्यू जाके कंडेंस करती है। तो फंक्शन के लिए लिमिट पॉइंट है 1 और -1, लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, हमको किसके लिए देखना है, जो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उसके लिए लिमिट पॉइंट क्या है। कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस था, 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो वहां पे n टेंस टू इंफिनिटी लगा तो 1/n तक आ रहा होगा, n की जगह इंफिनिटी डालो तो लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 0। वो कैसा है, फाइनाइट है। समझा पक्के में, सच में समझा? तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, करके मैं यहाँ पे बार बार लिखना होता है, गिवन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज लिमिट। मैं लिमिट पॉइंट किसका लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के सेट लिख रहा हूं। क्या आ रहा लिमिट पॉइंट, 0 आ रहा। 0 कैसा है, फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पॉइंट आ रहा है फाइनाइट। तो आप क्या बोल सकते हैं, आपका फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x is r इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। अब अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो निकालो, तो हम डायरेक्टली, हमको चाहिए था 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन, हम डायरेक्ट 0 से लेके 1 तक जा सकते क्या, नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू 1 तक तो मैं आराम से पहुंच सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 1, लेकिन शुरुआत कहां से करूं, शुरुआत मेरे को करना पड़ेगा rth टर्म पे। rth टर्म पे क्या वैल्यू है, 1/r का पावर 1/r+1 है ना, 1/r+1 आएगा f of x इंटू dx। फिर से टुकड़े करेंगे इसके, 1 से जाएंगे 1/2 f of x इंटू dx, 1/2 से जाएंगे 1/3 f of x dx, 1/3 से जाएंगे 1/4 f of x dx, अप टू लास्ट 1/r+1 से जाएंगे 1/r f of x इंटू dx। आ गया, दोनों एंड पॉइंट कवर हो गए, हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए। 1/2 से लेके 1 तक f of x की वैल्यू क्या है, 1, तो आ गया 1 इंटू dx। 1/3 से लेके 1/2 तक f of x की वैल्यू क्या है, -1, तो आ गया -1 इंटू dx। फिर से 1/4 से लेके 1/3 तक f of x की वैल्यू dx आएगा। फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू 1/r+1 से लेके 1/r तक क्या है वैल्यू, -1 का पावर r -1 इंटू dx आएगा। तो उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर से 1 जैसा था वैसा, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/2 से लेके 1, -1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/3 से लेके 1/2,
+1 से कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं। 1 dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/4 से लेके 1/3 एंड सो ऑन जाते जा रहा है। यहाँ पे आएगा -1 का पावर r-1 वो dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/r+1 से लेके 1/r तक आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 1 -1/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा -1/2 -1/3 फिर प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1/3 -1/4 यहाँ पे 1/2 आएगा। हाँ, अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1/3 एंड सो ऑन। सेम चीज -1 का पावर r-1 अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/r+1 आएगा। तो बताइए क्या है वैल्यू? 1 -1/2 प्लस इंटू माइनस -1/2 माइनस इंटू माइनस +1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन अप टू -1 का पावर r-1 1/r माइनस 1/r+1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखें यहाँ पे किस तरीके का फॉर्म बन रहा है। 1 माइनस 1/2 1/2 कितना आएगा? 2 टाइम्स 1/2 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम चीज 1/3 1/3 क्या आएगा? 2 टाइम्स 1/3 फिर यहाँ से माइनस साइन बाहर -1/4 इसके बाद भी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएंगी? -1/4 -1/4 -1/4 क्या आएगा? 2 टाइम्स -1/4 एंड सो ऑन आएगा। -1 का पावर r-1 1/r माइनस इंटू -1 का पावर r-1 1/r+1 सेम पैटर्न चलते जाएंगे। अब आप पैटर्न समझने की कोशिश करो। यहाँ पे पहली वैल्यू सेफ थी जिसपे कोई चेंज नहीं आया, तो लास्ट वैल्यू भी सेफ रहेंगी जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स होगा। समझ में आया पक्के में? क्योंकि आप ये पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पहली वैल्यू पे कुछ भी नहीं हुआ, इसकी सेकेंड इसकी फर्स्ट दोनों मिली, इसकी सेकेंड इसकी फर्स्ट दोनों मिली, तो सीधी सी बात है इसकी सेकेंड और अगले वाले टर्म की फर्स्ट दोनों मिलेंगी। सेम पैटर्न चलाते रहे तो इससे पहले वाले की लास्ट और इसकी फर्स्ट वैल्यू दोनों मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बची हुई थी तो लास्ट वाले ब्रैकेट की लास्ट टर्म बचेंगी। ये वाला पैटर्न हमने पहचानना सीख लिया है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक सबको समझ गया? पक्के में समझ गया? सच में समझ गया? तो बताइए क्या बनी आपके पास वैल्यू? आपके पास वैल्यू बनी 1। फिर मैं यहां से क्या करूंगा? -2 को निकाल लूंगा कॉमन, या तो 2 को निकाल लेता हूं कॉमन, तो यहां से +2 को मैं निकाल लेता हूं बाहर। तो अंदर क्या बचा? -1/2 +1/3 -1/4 अप टू लास्ट वाली वैल्यू -1 का पावर r-1 1/r बची, और पीछे -1 का पावर r-1 1/r+1 बची। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है पक्के में? अब अगर आप लोगों ने एक्सपांशन पढ़ा हो तो मेरे को यहाँ पे किसी नंबर का एक्सपांशन दिख रहा है क्या? अगर यहाँ पे +1 आ जाए, क्या आ जाए? यहाँ पे +1 आ जाए तो मैं क्या लिख सकता? ये एक्सपांशन आ जाएगा log 2 का आ जाएगा। उसके लिए मेरे को क्या वैल्यू चाहिए? यहाँ पे +1 चाहिए। ये पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? 2 है। तो अगर मेरे को +1 अंदर लेके जाना है तो कौन सी वैल्यू रखना पड़ेगा? वहां पे 2 रखना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा हूं, 1 जैसा था वैसा देखिए, मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट 2 एंड ऐड 2। मैं अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट और ऐड करूं कभी भी कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं होता। +2 टाइम्स बाकी पूरा ब्रैकेट जैसा था वैसा। आएगा ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? अब बताइए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को निकाल लो कॉमन। 1 में से 2 गया, बचा -1 प्लस
2 को मैंने यहां से निकाल लिया कॉमन, यहां से भी 2 था, यहां से भी 2 था, कॉमन निकला, तो पहले वाली टर्म से क्या बचेगा 1, और दूसरी वाली टर्म से ये पूरा ब्रैकेट आएगा -1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन, -1 का पावर r -1 1 माइनस r माइनस -1 का पावर r -1 1 अपॉन r प्लस 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? ये वैल्यू काय की हो गई इंटीग्रेशन की, कहां से कहां तक 1 अपॉन r प्लस 1 से 1 तक। मेरे को तो जाना था 0 से लेके 1 तक, तो मेरे को बस क्या लगा देना है लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी लगा देना है। तो मैं बोल सकता हूं अगर मेरे को जाना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को लगा देना है लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी इस इंटरवल पे 1 अपॉन r प्लस 1 से लेके 1 तक f ऑफ x इंटू डी एक्स पे, मतलब मेरे को लगा देना है लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी किस पे, इस आंसर पे, क्योंकि ये था आंसर मेरा लिमिट का। हमारे पास जगह कम पड़ रही थोड़ी सी, तो मेरे को लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी लगा देना है इस फंक्शन पे लगाना है। अगर मैंने लगाया तो बताओ क्या मिलेगा, -1 कांस्टेंट है, उस पर कुछ भी चेंज आएगा क्या, नहीं, प्लस 2 इंटू क्या था 1 -1/2 +1/3 -1/4, ये जाते जाएगा कहां तक, r वाली टर्म तक, और r की वैल्यू कैसी है इंफिनिटी, तो ये जाते रहेगा कहां तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक, क्योंकि आपने r की जगह क्या डाला है इंफिनिटी, तो यहाँ पे कितनी टर्म आएंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, क्यों, क्योंकि r की जगह आपने इंफिनिटी डाल दिया है, आ रहा है। फिर यहाँ पे माइनस ऑफ -1 का पावर इंफिनिटी 1 अपॉन r प्लस 1, r की वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। पक्के में समझा, सच में समझा? आप यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स काय में है एडिशन में, ये पूरी की पूरी टर्म्स एडिशन में, मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पे आ रहा है -1/4, अगला आएगा +1/5 -1/6 +1/7 -1/8 +1/9 -1/10, ऐसा चलते जाएगा, +1/1999 -1/2000, ऐसा चलते जाएगा, कितने टर्म्स तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 + 2 इंटू log 2 आएगा। कैसे आया समझा? आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या तो अप टू इंफिनिटी ऐसा डाल सकते हो, समझ में आ रहा है, या तो ऐसा डॉट डॉट डाल के रख दो, सबसे सेफ रहता है डॉट डाल के रख देना, ठीक है, डॉट डाल के रख दे, मतलब वो टर्म्स एक्सटेंड हो रही है अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, समझता है। और आपको लिख देना है यहाँ पे कि log 2 का एक्सपांशन होता है 1 -1/2 +1/3 -1/4 अप टू इंफिनिटी होता है, तो आप ये अप टू इंफिनिटी जाने वाली टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आ जाएगा -1 जैसा था वैसा 2 log 2 m log n, क्या रहता log m यानी log 2 का पावर 2 आएगा, और मैं 1 को क्या लिख सकता हूं log e लिख सकता हूं, सिंस 1 की वैल्यू इक्वल आती है log e से, n log m का आंसर आता है log m का पावर n आता है। तो क्या मिला आपको, log ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस log e, log m माइनस log n क्या आता है log ऑफ m अपॉन n, तो आंसर आएगा log ऑफ 4 अपॉन e। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस पे सबसे हार्ड चीज क्या है, एक्सपांशन याद रखना, ठीक है। ये कितनी टर्म्स के लिए था, r-1 पावर है, मतलब r टर्म्स के लिए लिया हम लोगों ने, है ना, तो टोटल कितनी टर्म्स थी, r टर्म्स थी पक्के में, r टर्म्स थी। अब मैं r की जगह क्या डाल रहा हूं इंफिनिटी, मतलब कितनी टर्म्स हो गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, और ये तो सिर्फ एक टर्म थी, है ना, यहाँ पे कोई एडिशन करते हुए आगे जा रहे थे क्या, नहीं करके मैंने इसके जगह डायरेक्टली r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझा पक्के में।
सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझ रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखिए। ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2r(x) कब, when 1/r+1 is less than x, which is less than 1/r, तो लेस देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, वेयर r की वैल्यू है 1 2 3, जा रहा है अप टू इंफिनिटी। शो दैट f is Riemann integrable on क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू। फिर से आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से फंक्शन चेंज हुआ है, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हियर क्वेश्चन, दिया हुआ है ऐसा। अब बताइए क्या दिया हुआ है आपको, फंक्शन दिया हुआ है, बस क्या करना है, आर की वैल्यू रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगे, आर के जगह पहले रखो 1, तो आएगा 2 इंटू आर के जगह 1, 2 1 जार 2 इंटू एक्स, कब, when 1 अपॉन आर के जगह 1, 1 + 1 2 इज लेस देन एक्स, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन आर के जगह 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1 आएगा। सेकेंड आर के जगह रखो 2, तो 2 2 जार 4x, कब, when 2 + 1 3, तो आएगा 1 अपॉन 3 इज लेस देन एक्स, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन आर के जगह क्या रखे थे आएगा। थर्ड आर के जगह रखो 3, 3 2 जार 6, तो आएगा 6x, कब, when 1 अपॉन 3 + 1 4 इज लेस देन एक्स, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन आर के जगह क्या रखे थे 3। ऐसा चलते जा रहा है कहां तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक नहीं जाएंगे, हम आर टर्म्स तक जाएंगे। तो चलो आर जब रहेगा तो सेम वैल्यू मिलेंगे, मिलेगा 2r(x) कब, when 1 अपॉन r+1 इज लेस देन एक्स, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन r। ये चीज, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। आप हमेशा rth टर्म तक यहाँ पे लिखते हैं। rth टर्म कौन सी आएंगी, जब भी r 1 से शुरू होगा तो rth टर्म भी r ही आएगी, समझ रहा है ना। लेकिन अगर r शुरू होता 0 से, तब आपको ख्याल रखना है, अगर r शुरू हो गया 0 से तो rth टर्म कौन सी आएंगी, r-1, तब आपको r की जगह क्या रखना पड़ता है, r-1 रखना पड़ता है, नहीं तो सेम कंसेप्ट चलता है। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ 0 वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, एज इट इज उसको छोड़ देंगे। फिर से बताओ फंक्शन की वैल्यू कहां कहां पे कंटिन्यूअस है, कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। पहले तो फंक्शन आपका बाउंडेड है, क्योंकि आप हर एक वैल्यू यहाँ पे निकाल पा रहे, 2x 4x 6x है ना, और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएंगी, यानी यहाँ पे आपको फाइनाइट नंबर ही मिलने वाला है, तो आप लिखेंगे हियर f ऑफ x इज बाउंडेड आएगा एंड discontinuous at infinite number of points। कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे। क्यों, 1 से 1/2 तक का आंसर है 2x, लेकिन जैसे ही आप 1/2 पे पहुंचे आंसर हो जा रहा है 4x, यानी 1/2 पे आंसर चेंज हो गया।
1/2 से 1/3 तक आंसर है 4x, लेकिन जैसे ही 1/3 पे पहुंचे आंसर हो गया 6x। तो 1/3 पे भी आंसर चेंज हो रहा है, तो वैसे 1/4 पे भी आंसर चेंज होते जाएगा। तो आप लिखेंगे the f of x is bounded and discontinuous at infinite number of points, that is at x equals to कौन कौन सा 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमको जीरो पे वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं, तो हम जबरदस्ती जीरो पे लिखेंगे क्या? नहीं। अगर दिया हुआ होता कि f of 0 की वैल्यू है 0, तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि f of 0 की वैल्यू है 0 एट x इक्वल्स टू 0, तो फिर हम यहाँ पे लिख देते पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 0 भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हम खुद से कुछ भी चेंगड़ करेंगे नहीं। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो नंबर क्या आ रहा, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा आगे जाके आ सकता 1/r तक। r नंबर ऑफ टर्म्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना, तो 1/r तक आएगा। r कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है, तो लगा दो लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/∞। आंसर क्या आ रहा? 0। तो लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है इसका? 0 आ रहा है। तो आप लिखेंगे बट द set of points of discontinuity has limit 0.0, that is finite। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो आप देखे होंगे शुरुआत के जो क्वेश्चन थे वहां पे लिमिट पॉइंट, जो आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे थे, वो सेम फंक्शन आ रहा था जो आपका गिवन फंक्शन था। तो हम गिवन फंक्शन में ही n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा के हम उसका लिमिट पॉइंट निकाल सकते थे। लेकिन आप पिछले दो क्वेश्चन देख रहे हैं, पिछले दो क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अलग आ रहे हैं और हमारा गिवन फंक्शन अलग आ रहा है। तो आपको हमेशा अगर शॉर्ट रहना है कि कहां पे आपका आंसर पक्के में सही आएगा, तो हमेशा किसको देखना? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को देखना। ठीक है, किस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। फिर आप क्या करना? इमेजिन करना कि यहाँ पे नंबर जैसे 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, भाई आखिर में n आ रहा होगा, इस पे लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या है? लिमिट पॉइंट 0 आ। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा? सच में समझा? अब बताइए आगे आप क्या कर सकते हैं। आपको मालूम चल गया कि आपका फंक्शन बाउंडेड है, साथ साथ फाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड है, तो आप बोल सकते फंक्शन कैसा है? रीमन इंटीग्रेबल है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन की वैल्यू। हमको पहुंचना है 1 तक, पहुंचना है 1 तक। कहां से? आरेट टर्म से। आरेट टर्म क्या है? 1/r+1 f of x इंटू dx। डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम, 1 से पहले उतरेंगे 1/2 पे, फिर हम 1/2 से जाएंगे 1/3 पे, फिर हम 1/3 से जाएंगे 1/4 पे, ऐसा करते जाएंगे। फिर हम 1/r से जाएंगे 1/r+1 पे जाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए 1 से लेके 1/2 तक। f of x की वैल्यू कितनी है? 2x। तो आ गया 2x dx प्लस 1/3 से 1/2 तक, 1/3 से 1/2 तक फंक्शन की वैल्यू है 4x। फिर 1/4 से 1/3 तक, 1/4 से 1/3 तक आंसर है 6x प्लस 1/r+1 से लेके 1/r तक फंक्शन है 2rx। तो आ गया 2rx इंटू dx आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 बिटवीन लिमिट 1/2 से लेके 1। 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 बिटवीन लिमिट 1/3 से 1/2। 6 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 बिटवीन लिमिट 1/4 से 1/3। 2
और आर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 बिटवीन लिमिट 1/r+1 से लेके 1/r। कुछ कट रहा है, 2 2 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 कैंसिल हुआ। तो क्या है आपके पास आंसर? क्या है आपके पास आंसर बताइए। यहाँ पे 2 2 कट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा 1 -1/2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर लेना है, प्लस 2 टाइम्स एक्स के जगह आएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट एक्स के जगह आएगा 1/3, तो आएगा 1/3 का स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स क्या आएगा, एक्स के जगह रखो 1/3, 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस लोअर लिमिट एक्स के जगह रखो 1/4, उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4 स्क्वायर, अप टू आर इंटू आएगा 1/r का स्क्वायर माइनस 1/r+1 का स्क्वायर। समझा पक्के में? सच में समझा? ब्रैकेट को करो ओपन, तो आएगा 1 -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, फिर ये 3 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलते आ रहे हैं। यहाँ पे आएगा r इंटू 1/r का स्क्वायर माइनस r इंटू 1/r+1 का स्क्वायर। फिर से पैटर्न पहचानो, यहाँ पे पहली वैल्यू पे कोई छेड़छाड़ नहीं, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं होंगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे +1/2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1 जैसा था वैसा, 2 में से 1 गया था, आएगा 1 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है -2 टाइम्स 1/3 का स्क्वायर, फिर दिख रहा है +3 टाइम्स 1/3 का स्क्वायर, तो 3 में से 2 टाइम्स गया, तो बचेगा 1 टाइम्स 1/3 का स्क्वायर। सेम लॉजिक लगाऊं तो देखो, पहली टर्म में 1 मल्टीप्लाई आ रहा था, दूसरी टर्म में 2 मल्टीप्लाई आ रहा था, तीसरी दो टर्म में 3 मल्टीप्लाई आ रहा था, अगली दो टर्म में 4 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/5 का स्क्वायर, ऐसा आ रहा होगा। तो 4 में से 3 गया, तो आएगा +1 टाइम्स 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा यहाँ पे चलते जाएगा, चलते जाएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे लास्ट टर्म पक्के में क्या आएंगे, 1/r का स्क्वायर आएगी। क्यों? देखो फर्स्ट टर्म में है 1 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं, यानी 1 का स्क्वायर, सेकेंड इसमें है 1/2 का स्क्वायर, थर्ड इसमें है 1/3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म आई 1/4 का स्क्वायर, तो आर टर्म आएंगे 1/r का स्क्वायर और माइनस r/r+1 का स्क्वायर, जैसा था वैसा आ गया, बन गई आर के टर्म्स में आपकी पूरी इक्वेशन। अब लगा दो लिमिट, लगाएंगे तो हमको चाहिए थी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f(x) इंटू dx, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी लगा दूंगा, किस पे, 1/r+1 से लेके 1 तक f(x) इंटू dx, मतलब मैं लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी लगाऊंगा, जैसे r टेंस टू इंफिनिटी लगाऊंगा 1/∞ क्या आएंगी वैल्यू 0 लगाऊंगा, कौन सी वैल्यू पे लगाना पड़ेगा, ये है मेरी इंटीग्रेशन की वैल्यू। आएगा ऐसा, ये तो आपको समझ में आ रहा, ये आ रही है r टर्म्स के लिए वैल्यू और ये आखिरी वाली टर्म अलग थी, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं r टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, कर रहा है, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, ये टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, r टर्म्स है, r किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को, तो आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, आगे कोई दिक्कत नहीं किसी को भी,
कोई डाउट नहीं है ना। कितनी टर्म्स थी ये? आर टर्म्स। देखो 1 था, 2 था, 3 था, एंड की वैल्यू थी आर। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे? आर नंबर ऑफ टर्म्स। और मैं आर को किस पे लेके जा रहा हूँ? इन्फिनिटी पे। तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे मेरे को लगाना है लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा है, अगर मैं लगा रहा हूँ लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी का है में आर अपॉन आर प्लस 1 के स्क्वायर, तो मैं देखता हूं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा पावर क्या है। मेरे को क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर में दिख रहा है आर की टर्म का स्क्वायर। तो सबसे बड़ा जो पावर रहा उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते, तो आर भी डिवाइड हो जाएगा आर के स्क्वायर से, अपॉन आर प्लस 1 ये भी डिवाइड हो जाएगा आर के स्क्वायर से। तो मैं इसको लिख दूंगा होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी लगेगा, आर और एक स्क्वायर कैंसिल आएगा 1 अपॉन आर, डिवाइड बाय यहाँ पे आर आर कैंसिल आएगा 1 प्लस 1 अपॉन आर का स्क्वायर आएगा। आर टेन कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू आ जाएंगी 0 अपॉन 1 प्लस आर टेन कर रहा है इन्फिनिटी को, 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएंगी 0। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो आंसर आता है 0 आता है। और कल ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, अगर ये जाता है अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाय 6। कल यूज किए थे वाला फॉर्मूला, तो इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 6, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा? पक्के में? सच में समझा? तो यहाँ पे आपको एक्सपांशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। एक्सपांशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पक्के में समझ रहा है सबको? किसी को भी बाउंसर नहीं गया अभी तक? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिख रहा है? एक मिनट रुको, मैंने बुक में निकाला था शायद वाला। लिखिए, आपका नेक्स्ट और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x की वैल्यू आएंगी 0 if x is an integer, और आएंगी 1 otherwise is integrable on क्लोज इंटरवल 0 से लेके m being an इंटीजर आएगा ऐसा। अब आपको बोल रहा है आपको f ऑफ x कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आप सेम लिखेंगे, द फंक्शन f कुछ इस तरीके का दिया हुआ है मुझे, है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं आता? यानी आप बोल सकते देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू आएंगी 0। कब? जब x क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? देखो आपको 0 से लेके m तक का इंटरवल दिया हुआ है ना, यानी यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी दिया हो सकता है, 1 दिया हो सकता है, 2 दिया हो सकता है, 3 दिया हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये क्लोज इंटरवल होता है यानी यहाँ पे m की कोई ना कोई वैल्यू आपको दी हुई है, m कोई ना कोई इंटीजर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो 0 से लेके m यानी एक फाइनाइट नंबर m आपको दिया हुआ है। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 0 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि आपको 0 से m के बीच में जाना है। तो नंबर लाइन में पकड़ लो 0 और m, इनके बीच में जो इंटीजर आ रहे होंगे तो कौन कौन से आ रहे होंगे? 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा,
2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, और लास्ट इंटीजर कौन सा आएगा, m आएगा। समझ रहा है आपको, m यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है ना, 0 से लेके m तक, a से लेके b तक दिया रहता है, यानी m यहाँ पे एक आपको फाइनाइट इंटीजर दिया हुआ है। तो x की वैल्यू 0 से 1 से 2 से 3 से ऐसे जाते जा रही है, लेकिन कहां पे जाके खत्म हो रही है, m पे। अप टू इन्फिनिटी जा रही है क्या, नहीं। आप ये ब्रैकेट के बाहर जा सकते क्या, नहीं जा सकते। आपको m जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे x को खत्म करना पड़ेगा। और ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1 का अदरवाइज। अदरवाइज मतलब जब भी इंटीजर नहीं है, मतलब अगर 0.5 पे ले लूं, 0.7 पे ले लूं, 1.32 पे ले लूं, ये सब पॉइंट पे इंटीजर है क्या, नहीं। इंटीजर में आप पॉइंट नहीं डालते। समझ में आ रहा है, तो ये आ गई वैल्यू अदरवाइज के लिए। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए आपका फंक्शन बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा। क्यों, अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन की वैल्यू या तो 0 आएंगी या तो 1 आएंगी। ये दो छोड़ के और कोई वैल्यू आ सकती क्या, नहीं आ सकती। तो आप लिखेंगे द गिवन फंक्शन f is bounded and discontinuous at, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होंगे वाला फंक्शन, कितने पॉइंट में, एट फाइनाइट पॉइंट्स, फाइनाइट m+1 पॉइंट्स, ऐसा लिख लो, फाइनाइट m+1 पॉइंट्स। ये क्यों लिखा, 0 से लेके m तक आपको इंटरवल दिया हुआ है, मतलब m एक फाइनाइट नंबर है। तो देखिए आपका पहला कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, मैंने बताया जहां पे भी पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए वहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अगर मैं इसका मैप बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, मैंने बनाया ग्राफ, ये हो गया 0 1 2 3 और आगे जाके कहीं पे आ रहा है m, और यहाँ पे है वैल्यू 0 और 1, 0 तो यहीं पे हो गया, 1 यहाँ पे। अब देखो क्या बोल रहा, x इक्वल्स टू 0 पे, ये होगी x की वैल्यू, ये होगी f ऑफ x की वैल्यू। x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही मैं 0 से आगे बढ़ा, 0.1 के करीब गया, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो अगले पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी 0 से 1 पे जाने के लिए मेरे को मेरा पेन उठाना पड़ेगा, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर देखो 0 से लेके 1 के बीच तक पूरे कैसे हैं हमारे, इंटीजर है क्या, नहीं है ना, नॉन इंटीजर है। तो 0 से लेके 1 के बीच तक मेरे को पेन उठाने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट 1 पे पहुंचूंगा, 1 क्या है, इंटीजर है, 1 पे वापस से आंसर क्या आएगा, 0। तो मेरे को वापस पेन लेके आना पड़ेगा, 0 पे लेके आना पड़ेगा। f ऑफ x की वैल्यू 0 कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी। फिर से पेन उठाना पड़ा, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर देखो 1 से मैं आगे बढ़ा, 1 से आगे 1.1 पे बड़ा पकड़ लो, तो फिर से फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्यों, मेरे को भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से मैं जैसे 2 पे पहुंचा, 2 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही, तो फिर से पेन उठा के नीचे आना पड़ा। तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। पहले बार डिसकंटिन्यूअस कहां पे हुआ, 0 पे, फिर कहां पे हुआ, 1 पे, फिर कहां पे हुआ, 2 पे, फिर कहां पे हुआ, 3 पे। तो आप पैटर्न समझो, जहां जहां पे भी इंटीजर बन रहा है फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अगला होगा 4 पे, 5 पे, और आखिरी कहां पे होगा, m पे हो रहा है। अगर डिसकंटिन्यूटी 1 से शुरू होती तो 1 से लेके m तक कितने नंबर होते हैं, m। लेकिन डिसकंटिन्यूटी शुरू हुई है 0 से, तो 0 एक और नंबर हो गया। तो टोटल कितने नंबर पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, m+1 पे। और ये कैसे रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे। क्यों, क्योंकि m एक फाइनाइट नंबर है क्योंकि हमको इंटरवल में दिया हुआ है वो, तो कैसा रहेगा, एक फाइनाइट नंबर रहेगा। करके आपने लिखा द गिवन फंक्शन f इज बाउंडेड एंड डिसकंटिन्यूअस एट फाइनाइट m+1 पॉइंट्स है। एक फंक्शन बाउंडेड है और अगर वो डिसकंटिन्यूअस है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। पहला क्वेश्चन जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़ा था, तो आपका फंक्शन कैसा होता है, रीमन इंटीग्रेबल होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके m तक आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए फिर से हम इसको कर लेते हैं। हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके m तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू है ना। आपको यहाँ पे बताना था कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, शो दैट द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, पर हम निकाल लेते हैं। ऑल्सो फाइंड इंटीग्रल 0 से लेके m एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वो भी निकाल लेते, काहे के लिए उसको छोड़ेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो आप निकालेंगे 0 से लेके m एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 से m जाएंगे क्या? नहीं, हम पहले 0 से जाएंगे 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर हम 1 से जाएंगे 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर हम 2 से जाएंगे 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और फिर लास्ट हम जाएंगे आपका कहाँ तक था, m-1 से लेके m तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स पे जाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? अब आप एक चीज देखिए, 0 से लेके 1 के बीच तक, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 0 से लेके 1 के बीच तक। 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 1, लेकिन 0 से लेके 1 के बीच तक फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 पे और 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1। तो आप देख रहे हैं, अगर आप ग्राफिकली समझते हो चीजें तो आसान जाती है। फिर सेम चीज 2 और 3 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, लेकिन 2 से लेके 3 तक फंक्शन की वैल्यू है 1 है। समझ रहा है पक्के में? तो 0 से लेके 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1 आएगा। 0 से लेके 1 इंटू डी एक्स, 1 से लेके 2 तक फंक्शन की वैल्यू है 1 आ गया 1 इंटू डी एक्स, 2 से लेके 3 तक फंक्शन की वैल्यू है 1 आ गया 1 इंटू डी एक्स, अप टू लास्ट क्या आएगा, m-1 से लेके m तक फंक्शन की वैल्यू है 1 का इंटीग्रेशन x आ गया x बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1, x बिटवीन लिमिट 1 से लेके 2, x बिटवीन लिमिट 2 से लेके 3 एंड x बिटवीन लिमिट m-1 से लेके m। तो क्या आएगा आंसर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 1 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 माइनस 1 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 3 माइनस 2 प्लस लास्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m माइनस m माइनस आएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब देखो, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड ब्रैकेट की लास्ट वैल्यू कैंसिल हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे आया 3 माइनस 2, समझने के लिए मैं एक और ब्रैकेट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएंगी? 4 माइनस 3। या तो इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा ना अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं, ज्यादा आसान जाएगा। वो काटा पीटी करने से अच्छा 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, m माइनस ऑफ -1 तो m कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आएगा। टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी यहाँ पे? m टर्म्स थी, तो आ जाएगा आपके पास m टाइम्स। क्यों आया समझा? आप कहां से कहां तक पहुंच रहे थे? 0 से लेके m तक पहुंच रहे थे। ये हो गया आपके लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 1 तक के लिए, फिर 1 से 2 तक के लिए, फिर 2 से 3 तक के लिए, तो m-1 से m तक के लिए टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी? m। समझ रहे हो ना लॉजिक? 0 से 1 तक एक टर्म, 0 से 2 तक दूसरी टर्म, 0 से 3 तक तीसरी टर्म, तो यहां से m तक कौन सी टर्म आएंगी? mth टर्म आएगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने बार होगा? m टाइम्स। और आप किसी भी नंबर को m टाइम्स ऐड करोगे, 1 को अगर m टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? m। तो 1 को आप कितने भी टाइम्स ऐड करो, तो आप जितने टाइम्स ऐड करोगे उतने नंबर आएंगे, है ना। जैसे मैं 1 को ऐड करूंगा 5 टाइम्स तो आंसर आएगा 5,
मैं 1 को ऐड करूंगा 1000 टाइम्स, आंसर आएगा 1000। मैं 1 को ऐड करूंगा n टाइम्स, आंसर आएगा n। तो अगर मैं 1 को ऐड करूंगा m टाइम्स, आंसर आएगा m, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, इजी है। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम रखते हैं यहाँ तक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।